एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। उसने जो है वो न्यूट्रिएंट्स की इसेंशियलिटी को समझाने के लिए एक लॉ दिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम। अब ये लॉ ऑफ मिनिमम क्या कहता है? लॉ ऑफ मिनिमम ये कहता है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उनमें से अगर कोई एक भी डेफिशिएंट है या कम है तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी प्लांट की ग्रोथ एंड यील्ड पे। ठीक है, भले उस वक्त जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये जो बैरल है, इस बैरल को आप समझें तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक एक जो है वो इसकी डंडियां हैं। ठीक है, ये देखिए लाइट है, यहाँ पर वाटर है, सोडियम भी आ गया, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, आयरन है। ठीक है, अब जितने भी हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक आएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास सल्फर नहीं है। इस डब्बे के अंदर क्या भरा हुआ है? हमने मट्टी या पानी भरी है। मैं अगर सल्फर की स्टिक को यहां से निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये पानी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी यील्ड बह गई, कम हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये सल्फर यहाँ पर ही रहे, मैं पोटेशियम को निकाल दूं यहाँ से, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर भी क्या होगा कि आपकी यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ मिनिमम जो है वो एक साइंटिफिक जो है वो प्रोसीजर है या एक जो है वो टेक्निक है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई प्लांट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, भले उसको 1 ग्राम चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, या 1 किलो चाहिए, या 100 किलो चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर उनमें से कोई एक भी कम हुआ तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपकी यील्ड पे। ताहाल भले आपके पास जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, पूरे के पूरे जो हैं वो अवेलेबल हो। सो दिस इज द वे हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। हम ये कहते हैं कि भाई नाइट्रोजन दे दो, फास्फोरस दे दो, पोटेशियम दे दो, भूल जाओ सब। ठीक है, तो ऐसे नहीं है भाई। आपको सारे देने हैं, जितने भी उसको चाहिए वो सारे के सारे देने हैं। अगर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तब भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक नहीं है तब भी नहीं होगी। सो इन दिस वे द होल एग्रीकल्चर सिस्टम इज गोइंग ऑन। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स को पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, जो मेरा आइडिया है। तो वहां पर जो है ये चीजें होगी। अब आप इसको समझें कि ये सारी जो डंडियां हैं ये इसके जो हैं वो पार्ट्स हैं। शील्ड आपकी अंदर बैठी हुई है, एक भी डंडी निकली या एक भी आपने स्टिक यहाँ से उठा दिया तो इसको जगह मिल जाएगी और दूसरा बहुत सारा पानी जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस चार्ट को अगर आप देखें तो ये आपको अगेन ये बताता है कि भाई एटमॉस्फेयर से प्लांट कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर में से हाइड्रोजन लेते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब ये देखिए एटमॉस्फेयर से ये ले रहा है, वाटर से ये ले रहा है, बाकी जितने भी हैं वो क्या है, सॉइल से मिलेंगे, वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो या फिर माइक्रो। ये सारे के सारे जो है वो सॉइल ही जो है वो आपको दे रहा होता है। नेक्स्ट है, जो लास्ट है हमारा टॉपिक आज के लिए। जाना तो मैंने था लेकिन इवेंचुअली आई वाज लेट, तो मुझे जो है वो फिर अगले में जो है वो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई अब प्लांट्स फॉर्म्स कौन सी अपटेक करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं 78% मौजूद है, तो क्या जरूरत पड़ गई हम यूरिया डाल रहे हैं? यूरिया नाइट्रोजन की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। लेकिन वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में है। वो प्लांट उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता। जैसे हम कच्चा गोश्त नहीं खा सकते, ऐसे ही प्लांट एलिमेंट्स को डायरेक्टली जो है वो अपटेक नहीं कर सकता। प्लांट्स की अपटेक के लिए न्यूट्रिएंट्स को उस फॉर्म में आना बहुत जरूरी है सॉइल के अंदर, उसके बाद ही वो क्या होता है, प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स आमतौर पर आयंस की फॉर्म में जो है वो अपटेक कर रहे होते हैं। याद रखें, प्लांट्स न्यूट्रिएंट एलिमेंटल फॉर्म में अपटेक नहीं करता, आयोनिक फॉर्म में करता है, वो आयंस की फॉर्म में करता है। अगर उस स्पेसिफिक आयन के अलावा, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट की कोई दूसरी फॉर्म होगी तो प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जमीनों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हर फॉर्म प्लांट के अवेलेबल फॉर्म नहीं कहलाती। प्लांट जिस फॉर्म में लेता है, जब तक आपका न्यूट्रिएंट उस फॉर्म में नहीं आएगा
आपका जो न्यूट्रेंट है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में अपटेक होते हैं। तो सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट दो फॉर्म में अपटेक करता है। एक होती है नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट नहीं है, ये नाइट्रेट आयन है। आयन की पहचान क्या है? आयन के ऊपर चार्ज होगा। ये जो माइनस है ये इसका चार्ज है। आइदर इट विल बी ए कैटाइन और इट विल बी एनाइन। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिव चार्ज होगी। अब प्लांट जो है वो डोमिनेटली या सबसे ज्यादा जो नाइट्रेट अपटेक करता है वो नाइट्रोजन अपटेक करता है नाइट्रेट फॉर्म में। और ये जो है वो स्लाइटली एसिडिक से अल्कलाइन एनवायरनमेंट्स में डोमिनेंट है। यानी कि हमारी जो सॉइल्स हैं, क्योंकि उनके पीएच 7 से ऊपर है, तो वो अल्कलाइन कहलाती हैं। इसीलिए हमारी सॉइल्स के अंदर जो प्लांट रेडिली अवेलेबल जो फॉर्म होती है प्लांट्स के लिए वो होती है नाइट्रोजन की नाइट्रेट। इसके अलावा प्लांट कभी कभार, यानी कि जो एसिडिक सॉइल्स हैं जिनकी पीएच 6 से कम होती है, उन सॉइल्स के अंदर प्लांट जो है वो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन अपटेक करता है। अब ये देखें, इसके ऊपर भी चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। NO3 माइनस इज नाइट्रेट आयन, NH4 प्लस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। फास्फोरस जो है वो प्लांट ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फेट आयन्स में करता है। एक होता है H2PO4 माइनस, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। ये एसिडिक सॉइल होती हैं, उनके अंदर जो प्लांट्स लगते हैं वो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में अपटेक करते हैं। और जो अल्कलाइन सॉइल्स होती हैं वहां पर H2PO4 2 माइनस, इसके ऊपर -1 जिसके ऊपर चार्ज होती है वो कहलाता है प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। और -2 जो चार्ज होती है वो कहलाता है सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। अब ये जो 2 माइनस वाला है, हमारी सॉइल्स के अंदर, पाकिस्तानी सॉइल्स के अंदर या अल्कलाइन सॉइल्स के अंदर जो फास्फोरस की अपटेक होती है वो HPO4 2 माइनस की फॉर्म में होती है। पोटेशियम, पोटेशियम आयन K+, इसका एक ही फॉर्म है, अल्कलाइन में हो या एसिडिक में हो, पोटेशियम आयन में होगा। अब इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन भले कितनी भी पड़ी हो, जब तक इस फॉर्म में नहीं आती या इस फॉर्म में नहीं आती, पौधा अपटेक नहीं करेगा। प्लांट के किसी काम की नहीं है। जैसे आप चिकन कच्चा नहीं खा सकते, जब तक वो फ्राई नहीं होगा, ब्रोस्ट नहीं बनेगा, कढ़ाई नहीं बनेगी, तब तक आप अपटेक नहीं खा नहीं सकते। ऐसे ही जब तक ये न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म्स में नहीं आएंगे, प्लांट की अवेलेबल फॉर्म नहीं होगी। भले पड़े रहे सॉइल्स के अंदर, जाया हो जाएंगे, प्लांट अपटेक नहीं करेगा। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम आयन में अपटेक करता है प्लांट, Ca2+, इसका फार्मूला है। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम आयन में करता है। सल्फर जो है वो सल्फेट आयन में करता है। अब आ जाते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बोरॉन जो है वो दो फॉर्म में होती है। ये वाइड न्यूट्रिएंट है जो आयोनिक फॉर्म में प्लांट अपटेक करता भी है, नहीं भी करता। ये बोरिक एसिड है, H3। अब इसके ऊपर देखें कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए ये आयन नहीं है, ये एसिड है। तो बोरिक एसिड की फॉर्म में भी प्लांट करता है और बोरेट आयन की फॉर्म में भी करता है। ज्यादातर जो होती है वो बोरेट आयन की फॉर्म में होती है, बोरिक एसिड की फॉर्म में बहुत कम होती है। देन आ जाती है आपकी कॉपर, ये कॉपर आयन में अपटेक होता है। देन आ जाता है आपका आयरन, ये आयरन आयन, फेरस आयन या फिर फेरिक आयन। ठीक है, सॉरी ये गलती है मेरी, ये फेरस नहीं है, ये फेरिक आयन है। ज्यादातर जो आयरन अपटेक होती है वो फेरिस आयन की फॉर्म में हो जाती है। जब 3+ हो जाएगा तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए वो कम हो जाती है। मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेट आयन, MO छोटा है, फिर O बड़ा है, फिर 4 माइनस है। ठीक है, तो ये मोलिब्डेट आयन में होती है। मैंगनीज, मैंगनीज आयन में होती है। और जिंक जो है वो जिंक आयन में हो जाता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर हेयर। अगला लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई इन न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जिनकी वजह से हम इनके पीछे भाग रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्या ऐसे काम है जो ये करते हैं और इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई एम रियली सॉरी कि आज मैं जो है वो थोड़ा लेट हो चुका हूँ। आई होप कि आई हैव डन अ गुड जॉब जो है वो आपको समझाने में। ओवर टू यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। पार्टिसिपेंट्स, जो है ना, उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जोहेब भाई ने समझाया है। लेकिन अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में अपने वो क्वेश्चन अपना पूछ सकता है।
जोए भाई, आप खुद से पढ़ लेंगे या मैं बताता जाऊं? हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चार एलिमेंट्स कौन से आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली चार नहीं है, छह हैं, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शनल है, यानी कि कभी कभार उनको भी एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कहा जाता है, या उसको जो है वो माना जाता है। उसके अंदर सबसे पहले आपकी क्लोरीन आती है। ठीक है, क्लोरीन आ जाती है। देन आपका आ जाता है वैनेडियम, जिसका सिंबल वी है। देन आपका सिलिकॉन आ जाता है, एंड देन आ जाता है कोबाल्ट। ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में कभी कभार एक्सेप्शनल है, यानी कि कभी कभार उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी तस्लीम किया जाता है, लेकिन ये हर क्रॉप की स्पीशी के लिए नहीं होते। इसीलिए हम इनको एक्सेप्शनल केस में पढ़ते हैं। ठीक है, आई विल प्रोवाइड